नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23वीं वीडियो है दोस्तों ये लक्ष्मीकांत की। आर्टिकल 19 में जो चीजें बची हुई हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। तो बचा क्या क्या है, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली बचा है, फिर आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बचा हुआ है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बचा है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस बचा है और फाइनली फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन बचा है। ये इतने फ्रीडम्स बचे हुए हैं दोस्तों, इनको एक एक करके समझेंगे और इनके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आर्टिकल 19 क्लॉज 3। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 किसके एक्सेप्शन बताता है, तो सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 1। सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 1 क्या था, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली के एक्सेप्शन बता कौन रहा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ठीक है, उसी तरीके से आर्टिकल 19 क्लॉज 4 भी एक्सेप्शन बता रहा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 5 भी एक्सेप्शन बता रहा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 6 भी एक्सेप्शन बता रहा है। इन सारे एक्सेप्शन को देखेंगे, प्लस हम लोग और क्या क्या देखने वाले हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट में कुछ ओवरलैपिंग है। और फिर फाइनली फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। सबसे पहले पे आते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली पे। क्या बोलता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो पीसफुली मिल सकता है, असेंबल कर सकता है बिना किसी आर्म्स के, बिना किसी हथियार के। तो आप पीसफुली एक जगह पे असेंबल कर सकते हैं, आपके पास कोई हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब हथियारों के साथ एक जगह पे मिलोगे तो उससे एक डर तो पैदा होता ही है। अच्छा, असेंबल पीसफुली में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो असेंबल पीसफुली में बहुत सी चीजें इंक्लूडेड है। असेंबल पीसफुली में इंक्लूडेड है कि आप पब्लिक मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रोसेशन लेके जा सकते हैं, पीसफुल प्रोसेशन। फिर ये जो फ्रीडम आप करते हो दोस्तों, ये आप केवल पब्लिक लैंड पे कर सकते हो। तो कल की डेट में मान लीजिए यूपी में किसी को धरना प्रदर्शन करना है, तो वो बोले कि मैं सहारागंज मॉल के अंदर धरना प्रदर्शन करूंगा, तो नहीं हो सकता। क्योंकि जो सहारागंज मॉल है यूपी का हजरतगंज में, लखनऊ का हजरतगंज में, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आपको कोई पब्लिक मीटिंग करना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, किसी तरीके का प्रोसेशन करना है, तो आप एक ऐसे लैंड पे करेंगे जो कि सरकारी है। तो आप सड़कों के साइड में कर सकते हो, बट उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस मैं बताऊंगा। जो पब्लिक गार्डन्स होते हो आप वहां कर सकते हो, जो कम्युनिटी गार्डन्स होते हैं आप वहां कर सकते हो। कम्युनिटी गार्डन्स प्राइवेटली ओन्ड कम्युनिटी गार्डन्स नहीं, जो सरकार द्वारा बनाए गए हो। ठीक है दोस्तों, और जहां पे भी आप धरना प्रदर्शन करते हो उससे पहले आप वहां की पुलिस को भी एक बार इन्फॉर्म करते हो। लेकिन जब भी आप कुछ भी इस तरीके की असेंबली करेंगे तो असेंबली होनी चाहिए पीसफुल और असेंबली होनी चाहिए अनआर्म्ड, ये दो कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब आया कि किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होना चाहिए, रायोटियस असेंबली नहीं होनी चाहिए कि पता चला भड़काऊ भाषण दे दिया धर्म के नाम पे और बवाल समझने लगा। डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, पब्लिक पीस को तोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए, गोली बंदूकें बम ये सब का प्रावधान नहीं, बंदूक लेके आप नहीं आ सकते। और एक खास बात है दोस्तों, होता है ना कि स्ट्राइक करना, हड़ताल पे चले जाना, हड़ताल करने का राइट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फ्रीडम, इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर आपको स्ट्राइक करने की परमिशन नहीं मिलती है। आगे इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है दोस्तों, ये रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में बोलता है कि देखिए, ये जो राइट टू असेंबली के आपको जो अधिकार दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली के अधिकार दिए गए हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन स्टेट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। क्या बहाने हो सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के, क्या रीजंस हो सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के, वो है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर। तो भाई पब्लिक ऑर्डर में क्या क्या आ सकता है, तो मान लीजिए कि आपने धरना प्रदर्शन किया, उस धरना प्रदर्शन को आपने सड़क पे कर दिया। अब आप सड़क पे बहुत सारे लोगों को लेके डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, तो ट्रैफिक रुक जाएगा, तो आप ट्रैफिक ब्लॉक कर दोगे एक जगह का। तो आप जो भी कर रहे हो उससे पब्लिक ऑर्डर में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और अगर पब्लिक ऑर्डर में नुकसान पहुंच रहा है तो आपके किसी भी एक्शन को सरकार रोक सकती है। तो अगर आप रोड पे खड़े होकर डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे, प्रोसेशन निकालने लगे और ट्रैफिक रुक गया, तो आपके डेमोन्स्ट्रेशन को रोक सकती है सरकार। उसी तरीके से अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि आप सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे वॉर करते हो, तो आप मान लीजिए कोई ऐसा कश्मीर में खड़ा होकर कोई कश्मीरी लीडर एक भड़काऊ भाषण दे दे कि हम तो हिंदुस्तान के भाग हैं ही नहीं, हम पाकिस्तान से मिलेंगे, इस तरीके का कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता, उसे रोका जा सकता है। समझ गए दोस्तों। फिर यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं, देखते हैं क्या पॉइंट्स है। देखिए, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973, उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन है, सेक्शन 177, सॉरी
सेक्शन है 144, आई एम रियली सॉरी, 144। तो सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो क्या बोलता है भाई ये सेक्शन बोलता है कि एक मैजिस्ट्रेट, और यहाँ पे बात हो रही है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है वो प्रोसेशन पे, असेंबलिंग पे, मीटिंग पे रोक लगा सकता है अगर वो इस बात से एग्री करता है कि भाई इस प्रोसेशन के चलते ह्यूमन लाइफ को खतरा हो सकता है, हेल्थ को खतरा हो सकता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में डिस्टर्बेंस आता है, पब्लिक पीस में डिस्टर्बेंस आ सकता है, या राइट्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई यहाँ पे ये जो पब्लिक रैली होने वाली है, इस पब्लिक रैली से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में कुछ केसेस में सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ताकत होगी, और कुछ केसेस में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करेगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बोलेगा कि देखिए सर, यहाँ पे इस तरीके का प्रोसेशन होने वाला है और इस प्रोसेशन से प्रॉब्लम हो सकती है, बवाल हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। तो उस केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर इशू कर सकता है और ये बोल सकता है कि अगर ह्यूमन लाइफ को खतरा है, ह्यूमन हेल्थ को खतरा है, अगर पब्लिक पीस वायलेट हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, तो आप इस असेंबली को रोक दीजिए। ठीक है। फिर आपने इंडियन पीनल कोड को तो सुना ही होगा दोस्तों। तो इंडियन पीनल कोड का एक सेक्शन है सेक्शन 141। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 141 क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर 5 लोगों की असेंबली, मान लीजिए 5 लोग मिल जाते हैं या 5 से ज्यादा लोग मिल जाते हैं और वो मिलके कुछ अनलॉफुल चीज करते हैं। अब वैसे तो नॉर्मल का देखिए कि 5 लोग की असेंबली अक्सर कर आपको दिख जाएगी, दोस्त घूमने निकलते हैं, मूवी देखने जाते हैं, मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, शाम को क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यही 5 लोगों की असेंबली या 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली अगर कुछ चीजें करने की कोशिश कर रही है, जैसे पहली बात वो किसी लॉ के एग्जीक्यूशन को रोकने की कोशिश कर रही है, या फिर कोई लीगल प्रोसेस चल रहा है, कोई जुडिशियल हियरिंग चल रही है, उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रही है, या फिर किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रही है, या फिर कोई क्रिमिनल एक्ट करने वाला है, कुछ गलत चीज, कोई ऐसी मिसचीफ जो कि क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट में ऐसा कुछ करने वाले हैं, कोई इलीगल एक्ट करने वाले हैं, या फिर किसी दूसरे पर्सन से जबरदस्ती एक इलीगल एक्ट कराने वाले हैं, या फिर वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लीगल काम को, लीगल पावर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उस केस में सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को लागू किया जा सकता है। और ये सेक्शन 141 क्या बोलता है? ऐसा कोई भी काम अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं तो उनको सीधे के सीधे रिस्ट्रेन किया जा सकता है, इनफैक्ट उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, ये बोला गया है यहाँ पे। तो मान लीजिए इंदौर डिवीजन के जीएसटी ऑफिसर में 5 लोग घुस गए और वो 5 लोग वहां पे घुस के वहां के सुपरिटेंडेंट को धमका रहे हैं कि भाई हमारी जीएसटी इनवॉइसेस क्लियर करो, नहीं तो हम तुम्हारे घर में से ये कर देंगे, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को परेशान करेंगे, तुम्हारे बेटे को किडनैप करेंगे। इस तरीके की चीजें अगर वो धमकाते हैं या जबरदस्ती डालते हैं तो वहां पे सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को इन्वोक किया जा सकता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर 5 से कम लोग भी ये काम कर रहे हैं तो भी उनको रोका जा सकता है, लेकिन 5 या 5 से ज्यादा लोग में सेक्शन 141 आएगा। और सेक्शन 141 इज एक्चुअली वेरी पावरफुल दोस्तों, इसमें सीधे सीधे अरेस्ट हो जाता है पर्सन, उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू हो जाती है। इसलिए सेक्शन 141 से बहुत सारे लोग डरते हैं। आगे बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली को हमने समझा, चलते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है? All citizens have the right to form associations or unions or cooperative societies। अब इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है दोस्तों यहाँ पे? इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमारे संविधान में जोड़ा गया बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। ठीक है। तो भाई हमारा संविधान ये सुविधा देता है कि भाई लोग एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास पॉलिटिकल पार्टी को बनाने की ताकत है, तो मैं आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, हम कंपनीज बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स बना सकते हैं, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, हम ये बना सकते हैं बशर्ते इनसे रिलेटेड जो लॉ है उन लॉ के प्रोविजंस को हम फॉलो कर रहे हो। तो मान लीजिए कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आप अगर कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो भाई कंपनीज एक्ट 1956 में कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, आपका केवाईसी वेरिफिकेशन होगा, तो वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा आपको कंपनी बनाने के लिए। और फाइनली जब आप कंपनी बना लोगे तो आपको एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो अगर आपने प्रोप्राइटरशिप की कंपनी बनाई तो आपको प्रोप्राइटरशिप का सर्टिफिकेट होगा, प्राइवेट लिमिटेड बनाई तो प्राइवेट लिमिटेड का, पार्टनरशिप बनाई तो पार्टनरशिप का, एलएलपी एग्रीमेंट बनाया तो एलएलपी एग्रीमेंट का। तो उस कंसर्न लॉ के हिसाब से आप कोई भी चीज बनाना चाहें, ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहें, एसोसिएशन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। आपके पास ये अधिकार है कि आप एक एसोसिएशन या यूनियन से जुड़ सकते हैं। आपके पास ये अधिकार है कि आप पहले किसी एसोसिएशन या यूनियन से जुड़े हुए हैं, एक लीगल एसोसिएशन या यूनियन से, तो आप
अपना जुड़ाव उसके साथ सीधे सीधे लागू कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी एक ऐसे एसोसिएशन से मिले हैं जो कि लीगल नहीं है, तो भाई फिर उसको क्राइम माना जाएगा। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एक ग्रुप था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, LTTE, आपने सुना होगा इसके बारे में। अब LTTE को हमारी सरकार ने बैन कर रखा है। तो अब आप फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को बोल के ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं LTTE का मेंबर बन जाऊंगा क्योंकि ये हमारे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में आता नहीं। आप ऐसे यूनियन से एसोसिएशन का मेंबर नहीं बन सकते हैं जिनको भारत सरकार ने बैन किया हुआ है, ठीक है। फिर अगर आपने मान लीजिए किसी एक एसोसिएशन यूनियन को ज्वाइन कर लिया है, तो अगर आप उसको छोड़ना चाहें तो उसकी भी पूरी तरीके से आजादी है आपके पास। तो जो निगेटिव राइट है कि आप किसी एक यूनियन और एसोसिएशन से नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। मान लीजिए आप किसी एसोसिएशन या यूनियन से जुड़े हुए हैं और उसको छोड़ना चाहते हैं, तो भी आप छोड़ सकते हैं, आपको कोई वहां पे रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए, इसके अगेंस्ट भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? वो एक्सेप्शन मिलेगा आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 क्या बोलता है, देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 ये बोलता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं ऑन योर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये रीजनेबल एक्सेप्शंस आप कौन से बेसिस पे इंपोज कर सकते हो? इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के लिए। तो पब्लिक ऑर्डर के लिए, मोरालिटी के लिए, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए आप फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे रोकथाम कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप केवल वही यूनियंस और एसोसिएशंस को ज्वाइन कर सकते हैं जो लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स के साथ डील करते हैं, लॉफुल पर्पसेस के साथ डील करते हैं। ऐसा कोई भी यूनियन या एसोसिएशन जिसे आप ज्वाइन करते हो जो सरकार ने बैन कर रखा है, या इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे धक्का मारता है, उसे वॉलेट करता है, पब्लिक ऑर्डर को वॉलेट करता है, मोरालिटी को वॉलेट करता है, उस बेसिस पे उस एसोसिएशन और यूनियन के साथ एसोसिएशन रद्द किया जा सकता है। इनफैक्ट पूरे के पूरे एसोसिएशन और यूनियन को रद्द किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपने एक एसोसिएशन बना लिया, लेकिन अपने एसोसिएशन को आप सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज कराना चाह रहे हो, तो ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। एसोसिएशन को बनाना आपका फंडामेंटल राइट है, बट उस एसोसिएशन को सरकार के थ्रू एक लीगल रिकॉग्निशन दिलाना ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आता है। और याद करिए, एक बात समझिए, मान लीजिए आप कोई ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, तो ट्रेड यूनियन बनाने के बाद भी आपको ये अधिकार नहीं मिलता है कि आप सीधे सीधे इस ट्रेड यूनियन के दम पे किसी तरीके की हड़ताल कर दें। हड़ताल करने का अधिकार आपको सीधे सीधे इस फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद राइट टू स्ट्राइक। मान लीजिए आप स्ट्राइक करते हैं, तो उस स्ट्राइक के लिए अगेंस्ट क्या किया जा सकता है? मान लीजिए आपने स्ट्राइक कर दिया। अब देखिए, पीसफुल स्ट्राइक और पीसफुल पिकेटिंग अलाउड है, बट आप बोल रहे हो कि मैं स्ट्राइक कर रहा हूं और मैं स्ट्राइक कर रहा हूं अंडर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। उस केस में भी किसी एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल लॉ के थ्रू आपकी स्ट्राइक को रोका जा सकता है। तो आप भले ही ये बोल सकते हो कि भाई मैं अपने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के चलते और फ्रीडम ऑफ असेंबली के चलते स्ट्राइक कर रहा हूं। पहली बात तो फ्रीडम ऑफ असेंबली में स्ट्राइक का प्रावधान है ही नहीं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में भाई ट्रेड एसोसिएशन बनती है और वो ट्रेड में जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उनके राइट्स का ध्यान रखती है, ठीक है। उन राइट्स को ध्यान रखने के लिए आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप उसको स्ट्राइक बोल रहे हो तो सही है, बट अगर वो स्ट्राइक आप जबरदस्ती एसोसिएशन के, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी ए, कंपनी ए एक इंडस्ट्रियल कंपनी है, कुछ बनाती है, मान लीजिए आयरन रॉड्स बनाती है कंपनी। इस कंपनी ए में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। वो एम्प्लॉयज ने अपना एक ट्रेड यूनियन बनाया और ये ट्रेड यूनियन अब कंपनी ए के मैनेजमेंट ऑफिसर्स को धमका रहा है कि हमको इतना बोनस दो, इतनी सैलरी दो, नहीं तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो इस तरीके की चीजों को आप फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं कर सकते। आप धमका नहीं सकते किसी कंपनी के मैनेजमेंट को कि हमको ये दो ही दो, ये आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इंडस्ट्रियल लॉ के प्रावधानों के अंदर आपको ऐसा करने से रोका जा सकता है। एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। क्या बोला गया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में? फिर भाई हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है कि भाई हमारे देश के जो सिटीजन है वो पूरे कंट्री में घूम सकते हैं, जा सकते हैं। वो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्रीली जा सकते हैं। वो उस दूसरे स्टेट में जाके उस स्टेट के रेजिडेंट बन के रह सकते हैं। इस प्रावधान को क्यों रखा गया? इस प्रावधान को यह रखा गया कि लोग जरूरत मतलब अपने ही एरिया से ना जुड़े रहें, वो देश के दूसरे इलाकों में भी जाकर रहें, ताकि एक नेशनल फीलिंग आए, एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट आए, ना कि पैरोचियलिज्म आए। पैरोचियलिज्म का मतलब क्या होता है? पैरोचियलिज्म का मतलब होता है रीजनल कनेक्शन,
कि आप अपने रीजन के साथ ही जुड़े हुए हैं और बिल्कुल ही रीजनल आइडेंटिटी आ गई है आपके अंदर, ये नहीं होना चाहिए। नेशनलिस्टिक फीलिंग को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए ये जरूरी है कि एक सिटीजन को ये आजादी दी जाए कि वो इंडिया की पूरी टेरिटरी में फ्रीली घूम सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्रीली जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पे क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 क्या बोलता है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। आप इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक को सेफ गार्ड कर सको, इसके लिए आपके मूवमेंट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि किसी नए इलाके में जाके, मान लीजिए यूपी से जाके महाराष्ट्र में सेटल हो रहा है। अब महाराष्ट्र में वो जिस जगह पे जाके सेटल हो रहा है, अगर पीसफुली सेटल हो रहा है तो ठीक है, बट वो जहां पे जाके सेटल हुआ वहां पे उसने बवाल करना शुरू कर दिया, उनकी वजह से उस इलाके में का पूरा पीसफुल माहौल अगर खराब होने लगा तो उस केस में उन पर्संस की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। मतलब कि आपका जो रिलोकेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो प्रोसेस है वो पीसफुल होना चाहिए, किसी और के लिए आप बवाल ना बन जाए, पहली बात। दूसरी बात कि भाई आपका जो राइट टू मूवमेंट है उसमें आपको ये राइट नहीं दिया गया है कि वो जगह है जो कि ट्राइबल एरियाज के लिए फिक्स की गई है, जो कि ट्राइबल एरिया को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए रखी गई है, वहां पे आपका राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम टू मूवमेंट अप्लाई नहीं होता है। तो इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल इलाके इन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उन ट्राइबल इलाकों में जो एंट्री है वो रोक दी जाएगी जनरल पब्लिक की। क्योंकि भाई ट्राइबल इलाकों को क्यों रखा गया है, ट्राइबल इलाकों को इसलिए रखा गया है कि भाई वो जो ट्राइब्स हैं उनके वोकेशन को बचाया जा सके, उनकी भाषा को बचाया जा सके, उनके कल्चर को बचाया जा सके, उनके कस्टम्स को बचाया जा सके, मैनर्स को बचाया जा सके। जो मॉडर्न लोग हैं वो जाके इन सब चीजों का मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसा ना हो इसलिए ये जरूरी रखा गया है कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहां पे रहती हैं, जो उनके इलाके हैं, वहां पे बाहर के लोग जाके ना घुसाएं और उनका एक्सप्लॉयटेशन ना होने लगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई प्रोस्टिट्यूट्स की मूवमेंट को आप मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट्स सेक्स बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो पूरे चांसेस है कि इन प्रोस्टिट्यूट्स को कुछ बीमारी हो सकती है। तो अगर ये मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए कंसर्न बन सकती है, ये बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैला सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रोस्टिट्यूट्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सरकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला कि भाई जो लोग एड्स से सफर कर रहे हैं, जिनको एड्स नाम की बीमारी है, उनकी मूवमेंट को भी ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि पूरे चांसेस है कि वो इस बीमारी को दूसरे लोगों को फैला सकते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई जिनको एड्स है आप उनकी मूवमेंट को हल्का फुल्का ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे दो मूवमेंट नजर पे आ रहे हैं। एक मूवमेंट तो ये है कि आप देश के अंदर माइग्रेट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, इंटरनल मूवमेंट है। एक है कि आप देश के बाहर जा रहे हो, एक्सटर्नल मूवमेंट। तो जो इंटरनल मूवमेंट है वही सेफगार्ड होता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है दैट डील्स ओनली विद इंटरनल मूवमेंट। जो एक्सटर्नल मूवमेंट है, जो फॉरेन ट्रेवल है, वो आता है आपका आर्टिकल 21 के अंदर। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये पर्सनल लिबर्टी भी दी गई है एक इंसान को कि वो फॉरेन ट्रेवल कर सकता है, फॉरेन जा सकता है। बट फॉरेन जाने की पर्सनल लिबर्टी वाला जो चीज है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 में नहीं आती। अंडर आर्टिकल 19 में वो मूवमेंट है देश के अंदर का मूवमेंट। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जा रहे हो तो इंटरनल मूवमेंट है, बट अंडमान निकोबार आइलैंड्स के थोड़ा सा आगे इंडोनेशिया चले गए तो वो एक्सटर्नल मूवमेंट है। तो इंटरनल वाले में आर्टिकल 19, एक्सटर्नल वाले में आर्टिकल 21। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को बताने से पहले एक चीज बता दूं कि फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के कुछ प्रोविजंस आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की तरह दिखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में। तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस क्या बोलता है कि भाई हर सिटीजन के पास राइट है कि वो देश के किसी दूसरे हिस्से में जाके रिजाइड कर सकता है, सेटल कर सकता है। ठीक है, तो इन राइट्स को दो भागों में बांटा गया है। द राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्पररी। तो आप किसी दूसरी जगह पे जाके टेम्पररी स्टे कर सकते हो। तो मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं यूपी का हूं बट मुंबई में आके रह रहा हूं अपनी जॉब के लिए, तो मैं अभी टेम्पररी मुंबई में सेटल हुआ, लेकिन मेरे पास ये चॉइस है कि मैं परमानेंट मुंबई में सेटअप कर सकता हूँ, यहाँ घर बना सकता हूँ और यहाँ का डोमिसाइल ले सकता हूँ। तो अगर इन केस में यहाँ का डोमिसाइल ले लूंगा तो मेरे वोटर आईडी कार्ड भी यहीं के हो जाएंगे, तो मैं महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में वोटिंग भी डाल सकता हूँ, जनरल इलेक्शन में वोटिंग डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं टेम्पररी सेटल कर रहा हूँ तो मैं यूपी का ही वोटर रहूंगा, जितने दिन मुझे यहाँ रहना है मैं उतने दिन यहाँ रहूंगा और फिर मुंबई से वापस चला जाऊंगा। तो दो तरीके का रेजिडेंस है,
कुछ दिन के लिए टेम्पररी रह रहे हो, कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए, या फिर आप परमानेंट जगह पे रह रहे हो। परमानेंट रह रहे हो तो आपको वहां का डोमिसाइल मिल जाएगा, आप वहां पे वोट वगैरह भी डाल सकते हो। काम क्या है इस राइट का? नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को प्रमोट किया जाए, नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाए, ना कि नैरो माइंडेडनेस को, कि मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं आपका यहाँ मणिपुर का हूँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर का हूँ, नहीं, मैं इंडिया का हूँ, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। इसके अंदर आती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के अंदर। क्या बोलती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? कि भाई देखिए, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इस मूवमेंट के चक्कर में, इस रेजिडेंस के चक्कर में, अगर मैं जहां पे रह रहा हूं जाके वहां के लोगों की लाइफ में मैंने कुछ बवाल कर दिया या उनके रहने के पीसफुल प्रोसेस को तोड़ दिया, तो मेरे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को रोका जा सकता है, वायलेट किया जा सकता है। मैं किसी शेड्यूल्ड ट्राइब वाली जगह पे जाके जमीन नहीं खरीद सकता, जो जगह शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व करी है मैं वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकता। ये मेरे ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। क्योंकि मैंने बताया ना, ट्राइबल एरियाज में ट्राइब्स के कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ट्रेडिशनल वोकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए मेरे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को थोड़ा बहुत तो वायलेट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे जो ट्राइबल प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को वहां के लोग अपने कस्टम के हिसाब से चलाते हैं। अब कोई आउटसाइडर आके वहां पे प्रॉपर्टी ले लेगा तो वो अपना दिमाग लगाएगा, जो कि उन ट्राइबल फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। इसलिए भी जरूरी है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। फिर राइट ऑफ रेजिडेंस प्रोस्टिट्यूट्स या फिर कुछ दूसरे लोग जो कि अक्सर क्रिमिनल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये सब चीजें दोस्तों, जब मैंने आपको बताया कि जो आपका राइट टू मूवमेंट है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, ये एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है। फाइनली आते हैं हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन पे। क्या बोलता है ये बोल रहा है ऑल सिटीजंस आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है। मतलब कि किसी के पास भी ये आजादी है कि वो कोई प्रोफेशन कर सकता है, किसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व सकता है, बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, धंधा कर सकता है, तो अपनी दाल की दुकान खोल सकता है, जनरल परचूनी की दुकान खोल सकता है, किसी भी चीज की दुकान खोल सकता है, वो अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है, कुछ भी। ठीक है। तो मतलब आपको क्या राइट दिया जा रहा है? आपको राइट दिया जा रहा है राइट ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड। तो मान लीजिए कि मैं लखनऊ से मुंबई चला आया लाइवलीहुड की तलाश में, और मुंबई में आके मैंने एक जगह पे चाउमीन का ठेला खोला। वहां पे दूसरे भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मैंने भी अपनी चाउमीन का ठेला खोल लिया और मैं चाउमीन बेच रहा हूँ। तो दिस इज बेसिकली माई लाइवलीहुड राइट। ये फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन दिया है मुझे भारत सरकार के संविधान में। तो मुझे इस बात पे नहीं रोका सकता जा सकता कि मैं किसी दूसरी जगह पे आया हूँ, यहाँ पे चाउमीन का ठेला खोल रहा हूँ। समझिए, अगर बाकी लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं वहां पे, तो मैं भी अपना बिजनेस चला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, दो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। क्या है वो रिस्ट्रिक्शंस? वो रिस्ट्रिक्शंस लिखी हैं आपकी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 में, सॉरी आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में। क्या बोलता है आर्टिकल 19 क्लॉज 6? दो चीजें बोल रहा है। पहली चीज देखिए, द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यानी कि स्टेट लॉ बना सकता है किस चीज से रिलेटेड, कि किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कुछ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, और अगर आपके पास वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो भाई आप उस जॉब को नहीं ले सकते, आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि यूपीएससी में एक एग्जाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ही आप ऑप्शनल की तरह ले सकते हो। तो इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स उनको आप ऑप्शनल की तरह ले सकते हो, एग्रीकल्चर को ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आईएफएस एक ऐसी जॉब है जहां पे आपको वो सब्जेक्ट की नॉलेज काम देगी। उसी तरीके से मान लीजिए आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीसीएस में एक पोस्ट आती है बेसिक शिक्षा अधिकारी। अब अगर आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए कम्पीट करना है तो आपके पास शायद कुछ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होता है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते। तो आप देखोगे यूपीपीसीएस और यूपीएससी में कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट बैठ पा रहा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पोस्टों के लिए सर्टेन प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस रखी गई। तो आप कभी कभी देखोगे कि ओएनजीसी में, आईओसीएल में, एनटीपीसी में फाइनेंस की पोस्टों के लिए नौकरियां निकलती हैं। तो ये बोला जाता है कि इन फाइनेंस की पोस्टों के लिए केवल सीए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है। तो जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं की है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली कुछ पोस्ट ऐसे निकली होती हैं जिनके लिए एमबीए की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने एमबीए किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब, और ये सिर्फ जॉब में नहीं होता दोस्तों, बिजनेस में भी होता है। तो मान लीजिए दिल्ली मेट्रो
कि अंदर अगर आपको कोई शॉप खोलनी है तो दिल्ली मेट्रो ने नियम कानून निकाल दिया कि दिल्ली मेट्रो के अंदर आप शॉप तभी खोल सकते हो जब आपका किसी वेंडिंग बिजनेस में 3 साल का एक्सपीरियंस हो, आपका इतने पैसे का रेवेन्यू हो। मतलब स्टेट के पास ये ताकत है कि किसी भी बिजनेस में घुसने से पहले, जॉब में घुसने से पहले, किसी भी तरीके के प्रोफेशन में घुसने से पहले आपका उस प्रोफेशन में कुछ प्रायर एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ प्रायर क्वालिफिकेशंस रही हो, तो इस तरीके के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है। दूसरा, सरकार के पास ये ताकत है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस को सरकार सीधे सीधे चला सकती है। तो सरकार मोनोपोली करके किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सीधे सीधे चला सकती है। सरकार चाहे तो सिटीजन को इन्वॉल्व करे, चाहे तो ना इन्वॉल्व करे। तो न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट इन इंडिया, न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट इन इंडिया को सरकार चाहे तो कंप्लीटली खुद से चलाए। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को सरकार चाहे तो कंप्लीटली खुद से चलाए। उसमें सरकार चाहे तो सिटीजन को इन्वॉल्व करे, ना चाहे तो ना इन्वॉल्व करे। तो कल की डेट में कोई भी ट्रेड जो कि सरकार को लगता है कि भाई देश के लिए जरूरी है, जनरल पब्लिक के लिए जरूरी है, यूनिटी और सोवरेनिटी के लिए जरूरी है, तो सरकार उसमें बिजनेस खोल सकती है और उस बिजनेस को मोनोपोली के साथ ऑपरेट कर सकती है। उसमें किसी भी सिटीजन से या कोर्ट से किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सरकार किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस में अगर मोनोपोली लेके आ रही है, कल की डेट में सरकार बोलती है कि टूथपेस्ट हम बनाएंगे, तो टूथपेस्ट के बिजनेस सरकार अगर मोनोपोली लेके आ रही है तो सरकार को रोका नहीं जा सकता। ये बात बोली गई यहाँ पे। फिर एक बार दोस्तों और बोली गई यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि जो इमोरल बिजनेसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए सेक्स ट्रैफिकिंग का बिजनेस हो गया, जो प्रोस्टिट्यूट्स वाला बिजनेस हो गया, इस तरीके के बिजनेस को या प्रोफेशन को मान लीजिए कोई कर रहा है, या फिर कोई ड्रग का काम कर रहा है, कोई एक्सप्लोसिव बम वगैरह बना रहा है, तो इस तरीके के बिजनेस को आप अपने फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अंदर जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस वायलेट हो रहा है। नहीं, बम बनाना, सेक्स ट्रैफिकिंग करना, इस तरीके की इमोरल चीजों को फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाएगा। एब्सोल्युटली दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री के जिनको सरकार जब चाहे लाइसेंस कर सकती है, तो उनके अंदर ऑपरेट करने के लिए पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस चीज की भी पावर आती है हमारी सरकार के पास। इनफैक्ट आप देखोगे 1991 से पहले जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उससे पहले बहुत सारे सेक्टर्स में घुसने के लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। वो अलग बात है कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो अपनी इकोनॉमी को खोला, आईएमएफ की बहुत सी कंडीशंस लग गई, जिसके चलते लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को हमने ना के बराबर कर दिया। तो ये था दोस्तों सारी फ्रीडम्स को। आई होप मैं जस्टिफिएबली आपको समझा पाया हूँ। कोई डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहें।